भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि हम जम्मू महिलाओं के ऊपर ये थोपी गई गुलामी है। सिंदूर पहनना, चूड़ी पहनना, पायजे पहनना, कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में कितना भेदभाव कहती है। वो कहने के तो लिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं होता। कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास होता है। सरकार आज तक कोई भी आई कोई भी गई, लेकिन किसी भी सरकार ने बहुजन समाज के साथ कभी न्याय नहीं किया। मुझे लगता है बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार का काम सिर्फ स्लोगनों में हो रहा है। अच्छे अच्छे स्लोगन लिखवाते हैं और फिर वो जनता में प्रसारित करते हैं, मीडिया में प्रसारित करते हैं। लोगों को लगता है हाँ काम हो रहा है। पुरुष प्रधान संस्कृति को खत्म कोई करती है तो केवल महिला खत्म करेगी, और इसलिए इनको लगता है कि हमारा पुरुषी वर्चस्व खत्म हो जाएगा यदि महिला आगे बढ़ेगी तो। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे जहां पे महिलाओं की दशा वो दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। आए दिन जाति के आधार पे बलात्कार होते हैं, जाति उत्पीड़न का शिकार होती हैं, लेकिन महिलाएं फिर भी धर्म की चादर ओढ़कर उनको ढो रही हैं। बरसों से धर्म की जो जंजीरें हैं वो इस तरीके से उनको जकड़े हुए हैं कि वो जो उड़ना चाहती हैं उनके पंखों को वो काटने का काम करता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं बोल सकते हैं, क्योंकि जो अपने हक अधिकारों की बात करती हैं वो सशक्त महिलाएं होती हैं। उनसे उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जो बहुजन महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करती हैं, उसका शिकार होती हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, जय भीम, जय रमाई, नमो बुद्धाय। जी मैम, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं भीमा मिलिंद नागदेवी, नागपुर, महाराष्ट्र से हूँ, और मेरी पूरी लाइफ जो है बाबा साहब के बनाए हुए ओरिजिनल संगठन समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनमें काम करने में लगाई, और बाबा साहब के आंदोलन की मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। शुरुआत करेंगे आपके पहनावे से लेके। क्या कहा जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार सफ़ेद कपड़ा महिला को नहीं पहनना चाहिए? मैडम, ये तो जो है महिलाओं को गर्त में कैसा डाला जाए इसलिए बताया गया, जबकि सफ़ेद जो होता है जिसको हम उजला कहते हैं वो तो विकास का प्रतीक है ना। और जब विकास का प्रतीक है, आप देखिए कि सूरज जब भोर को चीरते हुए अपनी किरण से फैलाता है तो वो प्रकाश फैलाता है, न कि अंधेरा। तो प्रकाश है, ये उजले का प्रतीक होता है। और जो ये सफ़ेद कपड़ा जो होता है ये भी विकास का प्रतीक होता है। और इसका सफ़ेद कपड़े का जो संबंध जो है यह नैतिकता से भी है, सदाचरण से भी है और धम्म से भी है। क्योंकि जब हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो हम बड़े साफ सुथरे जगह में बैठने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस कपड़े पर दाग लग जाएगा तो लोगों को दिख जाएगा, बराबर है। तो वैसा हमारा चरित्र होना चाहिए, हमारा शील होना चाहिए। तो ये सफ़ेद कपड़ा उसका भी प्रतीक है और विकास का भी प्रतीक है। कलर जो है ये सृष्टि का बनाया हुआ है, मानव निर्मित कलर नहीं है, और इसलिए कोई भी कलर कभी शुभ नहीं होता और कभी अशुभ नहीं होता। लेकिन आप जिस तरीके से लोग कहते हैं, जो मनुवादी लोग हम बोल सकते हैं, आप संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को। हमारे प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए, और आप पूरा कल्चर ही चेंज कर दे रहे हैं उनका। भारत की हम बात करें तो भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि हम जम्बू द्वीप का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत जो है पूरा बुद्धिस्ट था, और यहाँ समतावादी व्यवस्था थी, विषमतावादी व्यवस्था नहीं थी, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था। इतिहास ने ये भी नहीं तय कर पाया कि जब मनुष्य पशु जैसे झुंड में रहते हैं वैसे मनुष्य भी गिरी कंदरा और गुफाओं में रहता था, तब इस देश की महिला जो थी वो सशक्त थी। गिरी कंदरा और गुफाओं में रहते हुए भी हिंसक पशुओं की हत्या कर अपने परिवार की सुरक्षा करती थी। इतनी सशक्त ये महिला थी। आगे चल के बुद्ध ने इनको और ज़्यादा मजबूत बनाया और बुद्ध के विचारों से महिला ज़्यादा सशक्त हुई। बाद में ये विदेशी आक्रांताओं का यहाँ पे आक्रमण हुआ, जैसे कि आर्यों का, जिन्हें आज हम ब्राह्मण कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इन सशक्त महिलाओं को गुलाम बनाने का काम किया। यहाँ के जो राजा थे उनको गुलाम बनाने का काम किया। बलि राजा को उन्होंने बंधक बनाया, और ऐसे चलते चलते जो है गुलामी लाद दी। तो उनको लगा कि बुद्धिज्म के माध्यम से ये महिलाएं सशक्त हो रही, तो बुद्धिज्म को ही खत्म कर दो, है ना। तो इसलिए इन्होंने अपने कल्चर लाने की शुरुआत की। लेकिन बुद्धिज्म तो पूरे दुनिया को इनलाइट किया, तो बुद्धिज्म तो खत्म नहीं हो सकता, और भारत से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने इसको आगे बढ़ाया।
सम्राट अशोक के बाद में, लंबे पीरियड के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने 1937 में घोषणा की कि मैं बुद्ध धर्म को ही स्वीकार करूंगा, और 56 में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धर्म को स्वीकार करके देश और दुनिया को समता के मार्ग पर लाया। हम बात करेंगे मोदी जी के जो गुरुजी है संभाजी भिड़े, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वो महिला रिपोर्टर से इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि उन्होंने बिंदी नहीं लगाई थी, वो संस्कृति को बढ़ावा नहीं देती, वो संस्कृति के खिलाफ हैं। जो महिला सजना सवरना नहीं जानती है वो उससे बात नहीं करना चाहते। ऐसे विरोध के खिलाफ हम कैसे आवाज़ उठा पाएंगे? देखिए, बिंदी जो लगाना है, जब एक लड़की जन्म लेती है और एक लड़का जन्म लेता है तो उसके माथे पर कुछ भी निशान नहीं होते ना, न उसके हाथों में होते, न उसके पैर में होते, न उसके गले में होते हैं। दोनों जो है नीट एंड क्लीन जन्म लेते हैं, कोई निशान नहीं होता उनके। महिलाओं के ऊपर ये थोपी गई गुलामी है। सिंदूर पहनना, चूड़ी पहनना, पायजे पहनना, ताकि महिलाओं के ऊपर इतने उस वक्त में अन्याय अत्याचार होते थे, और महिला जब इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ में बोलती थी और विरोध करती थी और लड़ती थी, लड़ते लड़ते फिर वो अपने आप का बचाव करने, जब उस जगह से दूसरी जगह अपना बचाव करने के लिए जब वो भागती थी, पायजे भी इसलिए पहनाए गए कि उसकी आवाज़ से इसको पकड़ा जाए। चूड़ी इसलिए पहनाई गई कि ये लड़ते लड़ते इसकी चूड़ी फूटेगी, खून निकलेगा तो पहले वो उसको देखेगी, हमसे लड़ नहीं पाएगी। तो ये महिलाओं को गुलाम बनाने के चिन्ह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको कहा है कि तुम्हारे माथे का सिंदूर जो मांग पर डाला जाता है, तुम्हारे हाथ की चूड़ियाँ, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र न तुम्हारी सुंदरता बढ़ाता है, न तुम्हारे पति की उम्र बढ़ाता है, ये केवल और केवल तुमको गुलाम बनाने के चिन्ह है। जब महिला और पुरुष की शादी होती है तो पुरुष के लिए कोई ये पहचान चिन्ह नहीं, तो महिलाओं को क्यों? क्योंकि महिलाओं को केवल गुलाम बनाने के लिए। आप लोग मैम इतना विरोध कर रहे हैं, स्वर्ग कैसे जाएंगी आप? मैम, आपको तो पता है ना स्वर्ग है ना नर्क है, जो कुछ है प्रेजेंट है ये। तो हमें इसका कुछ डर नहीं लगता है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क। सिर्फ हम अपने कामों पर फोकस करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें स्वर्ग मिले या नर्क। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने लोग स्वर्ग गए हैं, क्या कोई वहाँ से कोई मैसेज आया है क्या स्वर्ग का? आज तो हमारा टेक्निकल इतना अच्छा है, टेक्निक इतनी अच्छी है, साइंस इसरो से इतने सारी चीज़ें जाती हैं, है ना, लेकिन आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला ना। मैं तो लीगल उससे हूँ, तो मुझे तो एविडेंस दिखाइए आप। क्या हम आपके पूर्वज गए हैं? हम तो चलो नर्क में जाएंगे, क्या आपके पूर्वज गए तो उसका तो कुछ एविडेंस होगा ना आपके पास। लेकिन महिलाएं कैसे निकाल सकती हैं? महिलाओं के मन में जिस तरीके के डर बिठाया गया है कि अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी तो आपका सुहाग जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, इस तरीके के जो पाखंडवाद का जो जाल बिछाया गया है, उससे कैसे निकल पाएँ? मैम, ये तो कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ महिलाएं स्वयं अपने आप को निकाल सकती हैं। क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ जो जितना भी इम्प्लीमेंट करना है, जो भी सुधार से अपने आप से करिए। आज हम लोग देखिए ना, कुछ करे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज जहाँ हम हैं, हम जिन इसमें, मैं इस बात का वास्तव में विरोध करती हूँ कि हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं इस बंधन में बंधी हुई हैं। ये सिर्फ हमें बिल्कुल, मैडम ने अभी कहा ना, आर्य जो थे अपने साथ महिलाएं थोड़ी लाए थे। तो बस गुलाम बनाने की ये सारी चीज़ें कि उनके साथ शोषण होगा, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको क्या कहते हैं, कहाँ जा रही है महिला, क्या कर रही है आपको, है ना। तो ये कुछ नहीं, ये बंधन हमें खुद तोड़ने पड़े, और आज हमने तोड़ दिए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसमें चांद की तस्वीर देख के करवा चौथ तो रखा जाता है, लेकिन हमारे देश की महिलाएं चांद पर जाने की नहीं सोचती हैं। तमाम उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। मैम, कास्ट एट्रोसिटी को कैसे रोकें? महिलाओं के साथ जो जाति उत्पीड़न हो रहा है, लगातार उनके साथ बलात्कार हो रहा है, वो कैसे बदलाव होगा? महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसके आप रेशो देखेंगे तो एससी के महिलाओं के साथ में होते हैं, एसटी के महिलाओं के साथ में है, ओबीसी के महिलाओं के साथ में, ब्राह्मण की महिलाओं के साथ में नहीं होते, ठाकुर महिलाओं के साथ में नहीं होते, बनिया की महिलाओं के साथ में नहीं होते। बलात्कार जो है ये जातिवाद का बनाया हुआ एक पैटर्न है। मतलब बलात्कार जो है जातिवाद से ही शिकार हुए समाज के साथ में बलात्कार किए जाते हैं जी, है ना। तो इनको मतलब इस डरा धमका कर, मतलब जो महिलाएं, जो समाज जो जातिवाद से ग्रसित है, उनको कैसे पुनः गुलाम बनाया जाए, उनको कैसे बंधन में रखा जाए, इसलिए उन लोग जो है हमारा मतलब एससी एसटी के महिलाओं के साथ में बलात्कार करते हैं। आपको एक घटना बताती हूँ मैं। निर्भया कांड 2012-13 में हुआ। निर्भया के नाम से तमाम जो है योजनाएं बनाई गई। 2006 में महाराष्ट्र में, भारत देश का स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें जो घटना घटी थी बहुत मांगे परिवार के साथ में, उतनी विभत्स घटना दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं घटी।
एक परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया, 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, बलात्कार किया गया, उनके इंटरनली पार्क में लकड़ियाँ डाली गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उनके नाम से कोई सरकार ने योजना नहीं किया। एक निर्भया के नाम से किया। निर्भया के दुख के साथ में मैं खड़ी हूँ, हमने भी रैली किए, लेकिन जब भोतमांगे परिवार के साथ 4 लोगों को जान से मार दिया गया, सरकार ने एक भी योजना उसके नाम से नहीं चलाई। तो ये सरकार की नीति ये दर्शाती है कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में कितना भेदभाव करती है। वो कहने के तो लिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं होता, कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास होता है। मैम, किस तरीके से देखती हैं आप महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटना होती है, विवश तरीके से उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, क्योंकि ये प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा, सरकार आपकी बात नहीं सुन रहा, मीडिया आपकी खबरें नहीं दिखाता, तो आप कैसे जस्टिस ले पाएंगे या दिला पाएंगे समाज को? देखिए, सरकार आज तक कोई भी आई कोई भी गई, लेकिन किसी भी सरकार ने बहुजन समाज के साथ कभी न्याय नहीं किया। क्योंकि अगर उन्हें पता है अगर बहुजन समाज के साथ हमने न्याय किया तो हम शासन सत्ता से दूर हो जाएंगे। इन्हें जितना ज़्यादा डराया जाए, जितना ज़्यादा सताया जाए, जितना ज़्यादा अत्याचार होगा, उतना ही हम लोग चमकेंगे। तो सरकार की नीति रही कि बहुजन समाज को हमेशा दबा के रखा जाए। वो चाहे गाँव में जैसे लोग कहते हैं कि दबंग लोगों ने, पहली बात तो वो दबंग नहीं होते, वो बदमाश होते हैं, वो गुंडे होते हैं। मैं इस बात को निरस्त करती हूँ कि हमें सरकार या मीडिया कभी भी उन जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनका नाम दबंग ना लिखें, क्योंकि वो दबंग नहीं हो सकते। दबंग लोग ऐसा नहीं कर सकते जैसा वो रेप कर रहे हैं या लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, उनके बच्चों को, महिलाओं को खेतों में जाने पे पीड़ित कर रहे हैं। तो वो दबंग नहीं हो सकते। वो एक नंबर के बदतमीज, भ्रष्टाचारी, बदमाश, गुंडे, उनको ऐसे नाम लेके मीडिया को लिखना चाहिए, पेपर को लिखना चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है, हिंदू व्यवस्था, जो महिलाओं को कभी भी सम्मान तो दे ही नहीं सकती। हिंदुइज्म में ना कभी सम्मान दिया गया, ना कभी दे सकते, क्योंकि अगर सरकार महिलाओं को सम्मान देगी तो उन्हें डर है कि ये महिलाएं पुरुषों से आगे निकल जाएंगी, क्योंकि महिलाएं बहुत ताकतवर हैं। जो पहले महिलाएं हुई हैं, इतनी ताकतवर महिलाएं जो हुई हैं, वो भी इसी समाज से निकली हैं। झलकारी बाई, हमारी कौन कौन सी, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, सबसे पहले सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई, माता झलकारी बाई, फूलन देवी। तो इन्हें ये पता चल गया कि बहुजन समाज की महिलाएं कितनी ताकतवर हैं। तो इन्होंने हिंदू धर्म को ऐसा थोप दिया, ऐसा गुलाम कर दिया कि वो उस दलदल में फंसती चली गई और वो अपनी ताकत को ही भूल गई। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म में वो आएँ, बुद्ध धर्म की विचारधारा को मानें, बुद्ध धर्म के से संस्कार करें, और बुद्ध धर्म में आके उन्हें अपनी ताकत का एहसास होगा कि हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 40 लाख से ज़्यादा रोजगार दिया महिलाओं को। कहीं तो दिखते नहीं, पेपरों में दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, मतलब रोजगार नहीं दिए, नहीं दिए गए कोई रोजगार। हो सकता है आपकी नजर ना गई हो, लेकिन वो तो लगातार मीडिया पे आकर बोलते युवा बेटियां बेरोजगार हैं। आंकड़ों में दिखाइए, कागजों में नहीं, मीडिया में नहीं। लेकिन आप इतना विरोध कर रही हैं सरकार का। अमित शाह खुद कहते हैं कि हमारी बेटियां आधी रात को गहना पहनकर घूम सकती हैं। ऐसा होता तो ये बताइए कि बेटियां आधी रात को गहना पहनकर घूमती तो फिर वो इतनी भयभीत क्यों है? फिर मोदी सरकार ने ये नारा क्यों दिया है, बेटी बचाओ? जब महिला आज़ाद है तो बचाओ ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। बचाओ मतलब तुम जो है उसका शोषण होता है, इसलिए उसको बचाओ ये शब्द बोल रहे हो। वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए असुरक्षा से उसको बचाओ, उसको सुरक्षित करो। नहीं तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी रहती कि बेटी बचाओ। अगर बेटी सुरक्षित होती तो बेटी बचाओ का नारा क्यों पैदा होता? और किससे? तो बेटी सुरक्षित नहीं है, किससे बचाएं? कौन है वो? उन्होंने सुरक्षा के मसले को ही लेकर बोला ना, सही बोला, इसमें गलत किया? क्या बेटी बचाओ? हाँ। तो मैम खतरा कहाँ से है? बेटियों को कहाँ से खतरा? तो वो हो सकता है वो दूसरी पार्टियों के लिए बोलना चाह रहे हो। पार्टियां कभी
जो सारा काम सिर्फ कागजों में हो रहा है और प्रचार में हो रहा है, बाकी प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं हो रहा। गाँवों में जाके देखो आज भी महिलाओं की क्या दुर्दशा है, वो अकेले खेतों तक नहीं जा सकती हैं, अकेले घर घर में शौचालय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो खेतों में जा रही थी तो उनके रेप हो रहे थे। कौन कर रहे थे रेप करने वाले कौन लोग थे? इसीलिए तो शौचालय बनाने की जरूरत पड़ी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैम मैं कहना चाह रही हूँ, आज की एजुकेशन पॉलिसी देखी आपने? मुझे नहीं लगता है कि इस जो पॉलिसी है उस पर कोई माँ बाप जो अगर अपनी बेटी को पढ़ा पाएंगे, जो अच्छी जिनकी अर्निंग नहीं होगी। गांव की बेटियां नहीं पढ़ पा रही है। पूरे गांव में एक मिडिल स्कूल होता है या प्राइमरी स्कूल होता है, उसके बाद तो लड़कियों की पढ़ाई बंद हो जाती है। 80% मैंने देखा है 80% लड़कियों की पढ़ाई नहीं है, 12th नहीं कर पा रही है। तो कैसे बचाएं? आज ही जम्मू से आए हैं, वहाँ पे हमने देखा कई जो छोटे छोटे सरकारी प्राइमरी स्कूल थे वो बंद कर दिए गए। मैंने कहा भाई ये क्यों बंद कर दिए? पहले स्कूल था जी, अब यहाँ पटवारी बैठता है, ये बंद क्यों कर दिए गए? और हम तो मिड डे मील का भी विरोध करते हैं, क्योंकि बच्चे जो आते हैं वहाँ पर वो उसी में लगा दिए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है। गरीब लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इतनी महंगी पॉलिसी हो गई है। तो आप ये कहाँ से शिक्षा का विकास हो रहा है? भाई सरकारी स्कूल अगर बंद करोगे, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो कैसे बचेंगी बेटियों? कैसे 10,000 रुपए महीने फीस कहाँ से देंगे? वो जो 10,000 रुपए महीने नहीं कमा रहे हो, 10,000 बच्चे की फीस कैसे भरेंगे? बेटियों को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ी है, संघर्ष की है और महिलाओं को सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक अधिकार दिलवाई महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की माँ थी। ठीक है, तो उसको हमने या सरकार ने जो है स्कूलों में उसका इतिहास पढ़ाना चाहिए। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने कैसा संघर्ष करके स्कूल खोली, पाठशाला खोली ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी अपने साथ में लेके जाती थी। क्यों लेके जाती थी? उसके ऊपर गोबर गंदगी सब फेंका जाता था और वहां जाके फिर वो नहाती थी और ये करती थी। सावित्रीबाई फुले का सशक्त इतिहास पढ़ाना चाहिए। मातोश्री रमाई का त्याग पढ़ाना चाहिए। आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो केवल और केवल माता रमाई के त्याग के वजह से जी रहे हैं। आज दुनिया में चमकता सितारा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे हैं वो माता रमाई के त्याग के वजह से। ये जो महिलाएं हैं, झलकारी बाई है, अवंती लोधी है, ये पन्ना धाय हैं, फिर जो हम आगे चलेंगे तो फुलन देवी है। ये जो इतिहास है महिलाओं का, ये संघर्ष का इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए। यशोधरा का त्याग पढ़ाना चाहिए। जो महिला राजमहल में रह के भी अपने पति को ये कहती है कि जब तक क्षमतावादी व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाओगे तब तक घर लौट के मत आना। तो इतनी सशक्त महिला इस देश में इस विचारधारा की थी। उनका इतिहास महिलाओं को पढ़ाइए ना। महिला अपने आप सशक्त है और वैसे भी सृष्टि ने जो है महिलाओं को सशक्त ही जन्म दिया है। पुरुषों से ज्यादा महिला हमेशा सशक्त होती है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे हैं। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो भी महिला हक अधिकारों की बात करती है उसको चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि महिला को कमजोर करना है, उनके चरित्र को चरित्रहीन घोषित कर दीजिए। ये सोची समझी साजिश है कि वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़े नहीं, वो हतोत्साही होकर घर में बैठ जाए। क्योंकि महिला जागरूक होगी तो पूरा परिवार समाज जागरूक हो जाएगा और ये पुरुषों की जो मोनोपोली मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति है ये खत्म हो जाएगी। पुरुष प्रधान संस्कृति को खत्म कोई करती है तो केवल महिला खत्म करेगी और इसलिए इनको लगता है कि हमारा पुरुषी वर्चस्व खत्म हो जाएगा यदि महिला आगे बढ़ेगी तो। क्योंकि प्रजापति गौतमी, माता रमाई, माता यशोधरा और न जाने हमारी कितनी महिलाएं जो है इन्होंने इस काम को साबित भी कर दिया। गार्गी मैत्राणी का उदाहरण देखिए ना, समझे कि नहीं? तो इसलिए चाहते नहीं कि महिलाएं आगे बढ़े और पुरुष संस्कृति को खत्म हो जाए करके। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगी बहुजन समाज की महिलाओं को? मैं बहुजन समाज की महिलाओं को मेरा आखिरी संदेश ये रहेगा, हमारी तीनों बहनों के द्वारा ये संदेश रहेगा और मैं तो समझती हूँ कि जितनी भी बुद्धिस्ट महिलाएं हैं उन सब महिलाओं की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को बुद्ध धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मानना है। जब तक महिलाएं बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानेगी और बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेगी तब तक उनकी गुलामी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वो बुद्धिज्म को स्वीकार करें और अपनी गुलामी को खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, जय भीम, जय रमाई, जय प्रबुद्ध भारत। देखिए, महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज की महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं होती तो समाज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस देश
देश की तरक्की किस तरीके की है। तमाम पोस्टर में आप देख सकते हैं मेरे साथ पुरुषों की जो तस्वीर है उनके साथ महिलाएं रमाबाई सावित्रीबाई फूले दिखाई दे रही हैं। हमें ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाना है, ना कि देवी के रूप में सजाकर बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि देवी बनाने का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि निर्जीव चीज़ें रिएक्ट नहीं करती हैं, निर्जीव चीज़ें अपने हक अधिकारों की बात नहीं करती हैं। लेकिन आपको फूले बनने की ज़रूरत है, आपको फूलन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि बात जब आपके आचरण पे आए तो आपको फूलन बनना होगा, बात जब हक अधिकारों की आए तो आपको सावित्रीबाई रमाबाई बनना होगा। तभी आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, और महिलाएं खासकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।